सास के 50वें जन्मदिन पर गरीब बहू ने बनाया 3 मंजिला केक। बहुओं कहाँ रह गई? 4 बजे की मूवी है, 3:30 तो तुमने घर में ही बजा दिया। जल्दी चलो। आगे माँ जी चलिए। माँ जी, मैंने आपकी दवाइयाँ भी रख ली हैं। तुम्हें दवाई रखने की क्या जरूरत थी? हम सब मूवी देखने जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने अपने बैग में माँ जी की दवाई रखी। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। माँ जी के साथ सिर्फ मैं और अलीशा जा रही है, ना कि तुम। जब आप सुबह कह रही थी कि मैं अपनी बहुओं के साथ मूवी देखने जाऊंगी तो मुझे लगा। मैंने अपनी बहू के साथ कहा था, ना कि अपने बेटे की बीवी के साथ। तूने भले ही मेरे बेटे को फंसाकर शादी कर ली है और उसकी बीवी बन गई, लेकिन मैं कभी भी तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। अलीशा स्वाति से दवाई लेती है और अब मनोरमा अपनी दोनों बहुओं के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। तो वहीं स्वाति पूरे घर में अकेली घर के काम करने लगती है। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल होने वाला है, लेकिन माँ जी ने अभी तक मुझे अपनाया नहीं। मेरे बाद आई नताशा और अलीशा को तो माँ जी बेटियों जैसा प्यार करती हैं। पता नहीं मैं कभी माँ जी का दिल भी जीत पाऊंगी या नहीं। स्वाति हर दिन इसी आस में रहती कि आज नहीं तो कल उसे मनोरमा जरूर अपना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय गुजरता है और अब मनोरमा कुछ दिनों में 50 साल की होने वाली थी। हम तो कह रहे हैं कि आपका 50वां जन्मदिन इस बार हम पहाड़ों पर मनाते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम लोग तो जानते हो कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अब पहाड़ों पर जाना मुझसे ना हो पाएगा। यह आपका 50वां जन्मदिन है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। हम आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे। तुम लोग जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, पता है मुझे। अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम सब भी समय से सो जाना। मनोरमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं नताशा और अलीशा जन्मदिन के लिए प्लान करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से पार्टी करते हैं। जैसे हम यंगस्टर्स अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी तरह ये ठीक रहेगा। माँ जी को भी नहीं लगेगा कि वो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। उनको तो ऐसा लगेगा जैसे कि अभी वो 21 साल की हुई है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग माँ जी के जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा करवाएं। उनका कब से मन है, वो तो खुद भी कह रही थी। सत्यनारायण की कथा माँ जी के अगले जन्मदिन पर भी हो सकती है, लेकिन ये माँ जी का 50वां जन्मदिन है जो उनके लिए काफी ज्यादा खास है। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी माँ जी के लिए कुछ करना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पर। अगर तुम्हें माँ जी के लिए कुछ करना है तो उनके जन्मदिन पर पूरा दिन अपने कमरे में रहना और उनके सामने बिल्कुल भी मत आना। ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तुम तो जानती हो ना कि माँ जी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अलीशा नताशा दोनों स्वाति पर हंसने लगते हैं। तो वहीं स्वाति अपना मन उदास कर कमरे में चली जाती है। मनोरमा के जन्मदिन को मुश्किल से 4 से 5 दिन रह गए थे, इसलिए आज अलीशा और नताशा मनोरमा को जन्मदिन की शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जाती हैं। इतने बड़े मॉल में लाने की क्या जरूरत थी? हम कोई छोटी मोटी दुकान से भी कपड़े ले लेते। ऐसे कैसे माँ जी, ये आपका 50वां जन्मदिन है, कोई मामूली दिन थोड़ी ना। चलिए हम उस तरफ चलते हैं। अलीशा और नताशा को अपनी सास को शॉपिंग करवानी थी, लेकिन अब वो अपने कपड़े खरीदने लगती हैं। ये ब्लू वाली ड्रेस कितनी ज्यादा हॉट लग रही है ना। मेरे पास तो इस कलर की कोई ड्रेस भी नहीं है, मैं तो यही ड्रेस लूंगी। मुझे भी ये येलो वाली ड्रेस काफी पसंद है, मैं तो यही लूंगी। जन्मदिन माँ जी का है, लेकिन हर कोई हमें देखेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दोनों सिर्फ अपनी शॉपिंग में लगे होते हैं और अपनी सास के लिए कुछ भी नहीं खरीदती। माँ जी शाम हो गई और आपने कुछ भी पसंद नहीं किया। कोई बात नहीं, हम कल परसों आ जाएंगे। मनोरमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ स्वाति। अच्छा हुआ शादी से पहले मैंने कढ़ाई सिलाई का काम सीख लिया था और मेरे पास ये एक नई सिंपल सी साड़ी भी रखी है। मैं इस पर ही अच्छे से कढ़ाई बुनाई करूंगी और माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। कितनी खुश हो जाएंगी वो। स्वाति सिंपल सी साड़ी पर कढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसके कमरे में अलीशा और नताशा आते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? अब घर के काम के साथ साथ तुमने सिलाई कढ़ाई का भी काम शुरू कर लिया। माँ जी का जन्मदिन आ रहा है ना, तो उनके लिए इस साड़ी पर कढ़ाई कर रही हूँ। माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। मैंने आधी कढ़ाई कर भी ली। देखो सुंदर लग रही है ना साड़ी। सुंदर तो लग रही है, लेकिन नौकरानी पर अच्छी लगेगी, माँ जी के लिए नहीं। हमने एक काफी अच्छी ड्रेस पसंद की है और हम कल वही लेकर आएंगे। तुम देखना, माँ जी तो सिर्फ हमारी दी हुई ड्रेस पहनेंगी। उन दोनों की बातें सुन स्वाति को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कढ़ाई करना नहीं छोड़ती और सारी रात जागकर वो साड़ी को तैयार करती है। अगले दिन नताशा और अलीशा घर पर ब्यूटिशियन को बुलाती हैं। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि मुझे इस उम्र में सजना संवरना ज्यादा पसंद नहीं। ये आपका 50वां जन्मदिन है, इस पर तो ये सब बनता है। देखो तुम माँ जी को पूरी तरह से मेकओवर कर दो जैसे हमने तुम्हें बताया है। वो ब्यूटिशियन मनोरमा के फेस पर क्रीम लगाकर उसकी आंखों पर खीरे रख देती है
और अब सबसे पहले वो मनोरमा के बाल काटती है, साथ ही उसके नाखून को लंबी और रंगीन कर देती है। थोड़ी देर बाद जब मनोरमा उठती है और ये सब देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। ये तुमने क्या कर दिया? नाखूनों तक तो फिर भी ठीक था, तुम लोगों ने मेरे बाल कटवा दिए। जानती हो ना कि मुझे मेरे बाल कितने पसंद हैं। माँ जी, इस उम्र में तो हर कोई छोटे बाल ही रखता है। आपको भी तो बाल बनाने में दिक्कत होती थी, और आप कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। देखना, पार्टी में तो हर कोई आपको ही देखता रहेगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि कोई हमारी माँ जी पर लाइन ही ना मारने लग जाए। ये सब नताशा और अलीशा के लिए एक मजाक था, लेकिन मनोरमा को इससे काफी बुरा लगता है। तो वहीं स्वाति को भी ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और अब नताशा और अलीशा किसी क्लब की तरह पूरे घर को डेकोरेट करवाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज मनोरमा का 50वां जन्मदिन होता है। स्वाति सुबह सुबह ही उठकर अपनी सास के मनपसंद पकवान बनाती है और खास तौर पर अपनी सास के लिए अपने हाथों से केक बना रही होती है। माँ जी को फल कुछ ज्यादा ही पसंद है आज, तो मैं सारे केक को फल से भर दूंगी। वैसे माँ जी का 50वां जन्मदिन है, तो क्यों ना मैं केक को थोड़ा स्पेशल बनाऊं। एक काम करती हूँ, 3 मंजिल का केक बनाती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। देखो देखो, कोई केक बना रहा है, वो भी 3 मंजिल का। स्वाति, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? उस दिन तो माँ जी के लिए ड्रेस बना रही थी, और अब ये 3 मंजिल का केक और खाना। हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने तरीके से माँ जी का जन्मदिन बना रहे हो और मैं अपने तरीके से, तो मुझे बनाने दो। स्वाति का जवाब सुनकर नताशा और अलीशा मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। शाम होती है और अब दोनों अमीर बहुएं अपनी सास को मॉडर्न ड्रेस पहनाती हैं और मॉडर्न तरीके से ही तैयार करती हैं। मनोरमा को जन्मदिन पर 1 पीस ड्रेस, फुल मेकअप और कटे बालों में देख सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। अरे अरे, देखो कैसे बुड्ढी को 50 साल की उम्र में जवान बनने का शौक चढ़ा है। लगता है अपने आप को रेखा समझ रही है। माँ जी, ये देखिए, आपका केक भी आ गया। हमने स्पेशली चॉकलेट केक बनवाया था आपके लिए। मनोरमा को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी बहू के लाए हुए चॉकलेट केक को मनोरमा को काटना ही पड़ता है। मनोरमा जब अपना बर्थडे का केक खाती है तो फौरन उसे निकाल देती है। ये सब क्या है? तुम लोग तो जानती हो कि मुझे शुगर है, उसके बावजूद भी तुमने ये मीठा केक मंगवाया है। आप तो जानती हैं कि केक तो मीठा ही होता है, और थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। मनोरमा के केक काटने के बाद दोनों बहुएं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगती हैं। खाने में भी उन्होंने बर्गर, पिज्जा ये सब मंगवाया होता है, जिससे ज्यादातर मेहमान खाना नहीं खाते और सब चले जाते हैं। ये सब देख स्वाति को काफी बुरा लगता है और वो अब सबसे अपना बनाया हुआ 3 मंजिल वाला केक लेकर आती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको शुगर है, इसलिए मैंने इस केक में बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली, बल्कि शुगर फ्री टैबलेट का इस्तेमाल किया है। और आपको फल ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने फलों वाला ये 3 मंजिल का केक बनाया। आपको इस तरह के केक पसंद है ना? मनोरमा इस बार मुस्कुराती है और स्वाति के लाए हुए 3 मंजिला वाले केक को काटती है। स्वाति सबसे पहले अपनी सास को केक खिलाती है और साथ में अपनी बनाई हुई साड़ी भी देती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि ये साड़ी ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन मैंने इस पर खुद कढ़ाई की है, और अभी तो आपका मनपसंद खाना भी रह गया है। अब जल्दी से ये साड़ी पहनिए, फिर हम सब खाना खाते हैं। माँ जी, इस साड़ी को पहनेंगी? मैं अभी इस साड़ी को इसकी औकात दिखाती हूँ। नताशा स्वाति के हाथ से साड़ी छीनने लगती है। वहीं मनोरमा नताशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, उस दिन शॉपिंग करवाने के नाम पर तुम लोगों ने अपने कपड़े ले लिए, मेरे बाल कटवा दिए, मुझे जोकर बना दिया, और आज भी मेरे 50वें जन्मदिन पर तुम लोगों की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन स्वाति बहू ने सब कुछ संभाला। उसको पता था कि मुझे शुगर है, उसे ये भी पता था कि मुझे क्या खाना पसंद है क्या नहीं। उसने सब चीजों का ध्यान रखते हुए मेरा जन्मदिन को खास बनाना चाहा, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद किया। स्वाति बहू, अब तुम्हें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मनोरमा स्वाति को अपने गले से लगाती है, जिससे स्वाति की आंखें भर आती हैं और अब पूरा परिवार साथ में बैठकर स्वाति का बनाया हुआ खाना खाता है और अब बाद में सब उस 3 मंजिल वाले केक को भी एंजॉय करते हैं। मनोरमा की वजह से अब नताशा और अलीशा को भी स्वाति के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता है। बारिश में अमीर डिजाइनर बहू का गरीब ससुराल। कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से आशा के घर के बाहर थोड़ा सा कीचड़ होता है और उस कीचड़ में एक कार आकर रुकती है, जिसमें से आशा की छोटी बहू पूजा अपने पति के साथ उतरती है। क्योंकि पूजा का डिजाइनर लहंगा ड्रेस नीचे से थोड़ा मुड़ गया था, इसलिए गाड़ी से उतरते ही सुमित उसका लहंगा ठीक करने लगता है। हाथों में पूजा की थाल लिए खड़ी आशा अपने बहू बेटे का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर में निशा फूलों की थाल लेकर घर से बाहर निकलकर अपनी भाभी का डिजाइनर लहंगा देखकर बोलती है,
भाभी आपका लहंगा कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी अपनी शादी में आपकी तरह ऐसा ही डिजाइनर लहंगा चाहिए। ऐसा डिजाइनर लहंगा पहनकर इस कीचड़ में शादी करोगी? डिजाइनर लहंगे को अभी से ही कैसे खराब करने आए इसकी प्लानिंग मत करो, और एक बार अपनी हैसियत देखो, डिजाइनर लहंगा हर कोई नहीं पहन पाता। सभी पूजा की ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाते हैं, पर कोई पूजा को कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और अंदर चटाई बिछाकर उसे और बेटे को बिठाती है अंगूठी की रस्म के लिए। तो वहीं शादी के बाद पूजा की माँ कविता लिविंग हॉल में बैठकर अपने पति से शिकायतें करती है। क्या जरूरत थी अपनी बेटी की शादी अपने उस गरीब दोस्त के बेटे से करने की? उनका घर भी मिट्टी का बना है, कैसे मेरी बेटी उस मिट्टी के घर में रहेगी? तुम्हारी इन्हीं सोच की वजह से हमारी बेटी हाथ से निकल गई। अरे उसकी शादी एक गरीब घर में करना जरूरी, बहुत जरूरी था। अब उसे पैसे की अहमियत होगी। वो अपने से गरीब को कुछ नहीं समझती थी और इतनी बदतमीज हो गई थी कि उसे सुधारने के लिए ही मैंने उसकी शादी ऐसे घर में की है। वहाँ रहकर उसे प्यार भी मिलेगा और वो संस्कार भी सीखेगी। कविता के कहने पर भी पूजा के पिता कविता की एक नहीं सुनते और अपने डिजाइनर रूम में आकर अपनी ड्रेस पर सुई धागे से काम करने लगते हैं। तो वहीं जब पूजा रस्म करके पूजा अपने कमरे में जाती है तो बाहर बारिश होने लगती है। खिड़की से बाहर बारिश और अंदर अपना मिट्टी का कमरा देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है। साथ में वो ये भी देखती है कपड़े पोटली में रखे हैं। एक भी अलमीरा नहीं है इस घर में, मेरे सारे डिजाइनर कपड़े हैं। क्या मैं अपने डिजाइनर कपड़े आप लोगों की तरह पोटली में रखूंगी? पूजा तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे घर में संदूक है, हम नए कपड़े उसी में रखते हैं। तुम भी अपने डिजाइनर कपड़े उसी में रखना। अलमीरा के समय में भी तुम्हारे घर में संदूक है, अगर इस बारिश की वजह से उसमें सीलन आ गई तो क्या मेरे डिजाइनर कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे? पूजा आते ही शिकायतें करने लगती है। सुमित बेचारा खिड़की बंद कर देता है और जैसे तैसे पूजा अपनी मिट्टी के कमरे में चारपाई पर सोकर अपनी रात गुजारती है और अगली सुबह अपनी माँ को फोन करती है, जहाँ माँ अपने गले में इंची टेप डालकर डिजाइनिंग रूम की खिड़की पर खड़ी होती है तो पूजा अपने कमरे में बैठी होती है। पूजा, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही, तो वहाँ ठीक तो है? आज तो तेरी पहली रसोई भी है। मेरी बेटी इस बारिश में उस मिट्टी के घर में कैसे अपनी पहली रसोई करेगी? मैं क्यों करूं इस बारिश में घर के बाहर बैठकर अपनी पहली रसोई? बेटा, तुझे पहली रसोई करनी पड़ेगी। मैंने तेरे पिता से बात की है, वो ऐसे ही तुझसे नाराज हैं। अगर तुमने वहाँ कुछ नहीं किया और यहाँ उन्हें पता चल गया तो वो यहाँ से तुझे कुछ नहीं देने वाले, जो देने का उन्होंने वादा किया था। ये तो टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। बस 3-4 महीने और बिता ले, फिर मैं कोई तरकीब निकाल कर तेरा तलाक करवा दूंगी। बस एक बार अपने पिता को विश्वास दिला दे कि तू किसी भी माहौल में ढल सकती है। अपनी माँ के कहने पर पूजा अपनी ब्रांड न्यू डिजाइनर ड्रेस पहनकर घर के बाहर जाती है, जहाँ अब भी बारिश हो रही थी। घर के बाहर तिरपाल के नीचे मिट्टी का चूल्हा देख उसका मुंह बन जाता है। मैं अपने डिजाइनर कपड़े पहनकर इस बारिश में मिट्टी में बैठकर खाना बनाऊंगी? मैं जानती हूँ पूजा, तुम्हारी ये डिजाइनर ड्रेस है, इसीलिए तुम आज मेरी साड़ी पहन लो। मिट्टी का घर है, बारिश का मौसम है, हर वक्त जमीन गीली रहती है, तुम्हारे डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम अपनी पहली रसोई करके चाहो तो फिर से अपनी ये डिजाइनर ड्रेस पहन सकती हो। इतना बोलकर काजल अपने कमरे से पूजा के लिए एक साड़ी लेकर आती है और उसे देती है, पर पूजा उस साड़ी को कमरे में ले जाकर फेंक देती है। मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहन रखी है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने जैसी 3rd क्लास साड़ी देने की? तभी निशा आती है। भाभी, अगर आपको भाभी की दी साड़ी नहीं पहननी तो आप अपनी ही ड्रेस पहन लो, पर अपनी पहली रसोई कर लो। मैंने बाहर मिट्टी से लिपाई कर दी है, बारिश नहीं हो रही, आपकी ड्रेस गंदी नहीं होगी। आप पटरे पर बैठ जाना। निशा मुंह बनाकर अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर बाहर जाती है और पटरी पर बैठकर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर वो खाना नहीं बना पाती। अब काजल आकर सब्जी बनाती है और निशा रोटियां बेल कर देती है। सब्जी बनने के बाद पूजा रोटी सेकती है। इस तरह पूजा अपनी जेठानी और नंद की मदद से अपनी पहली रसोई करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बाहर तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से खिड़की और कमरे की कुछ जगह से छत टपकने लगती है। पूजा जल्दी से अपनी सारी ड्रेस उठाकर इकट्ठा कर लेती है। तभी वहां निशा आती है और अपनी भाभी की इतनी सारी ड्रेसेस देखकर उसमें से एक ड्रेस पसंद करते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपकी सारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, क्या मैं आपकी ये वाली फ्रॉक ड्रेस ले लूं? दरअसल कुछ दिनों में मेरे कॉलेज में फंक्शन है। तुम डिजाइनर ड्रेस पहन भी लो तो कौन सा सुंदर दिखने वाली हो, एक बार खुद का चेहरा देखो और मेरी ड्रेस देखो। काजल कमरे में आती है। तुम भले ही इतने महंगे कपड़े पहनती हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत काला है। कोई बात नहीं निशा, तुम्हारी दर्जी भाभी गरीब जरूर है, लेकिन इससे अच्छी ड्रेस सिल कर दूंगी तुम्हें, जिससे तुम ही पूरे कॉलेज में चमकोगी। काजल की बातें सुनकर पूजा मुंह टेढ़ा करती है और अपनी ट्रॉली बैग में अपनी सारी ड्रेस रखने लगती है।
तो वहीं काजल अपनी सास के साथ बाजार जाती है और वहां से कुछ सस्ते कपड़े और सिलाई का सामान लेकर आती है और सीधा अपने कमरे में सिलाई करने लगती है। बहू, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई तुझे कि बिना सांस लिए तू बाजार से सारा सामान लेकर आ गई और घर में आते ही सिलाई करने लगी? माँ जी, मुझे देवरानी जी को दिखाना है कि मैं भले ही छोटी मोटी सिलाई जानती हूँ पर उनके डिजाइनर ड्रेस से अच्छी ड्रेस बना सकती हूँ। काजल अपनी नंदी के लिए दिन रात एक करके एक प्यारा सा गाउन बनाती है जिसे पहनकर निशा कॉलेज जाती है और सबकी तारीफ पाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा घर के बाहर सफाई कर रही होती है तो अचानक से तेज बारिश हो जाती है। अब पूजा जल्दी से सारा काम छोड़कर अंदर भागती है, जहां वो देखती है कि काजल उसके सारे डिजाइनर ड्रेस कमरे में लगी तार और बिस्तर पर से उठाकर उन्हें संदूक में रख रही है। मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं जब तुम्हारी कोई भी डिजाइनर ड्रेस को कोई हाथ लगाता है, पर तुम्हारे कमरे की छत बहुत ज्यादा टपकने लगी थी और तुमने अपने कपड़े ऐसी तार पर और बिस्तर पर सूखने के लिए रखे थे, तो बस इसीलिए। मेरे डिजाइनर कपड़ों की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। पूजा का शुक्रिया सुनकर काजल मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन पूजा अपने डिजाइनर कपड़ों को देखकर अपने कमरे में अकेले में रोने लगती है। क्या हुआ पूजा, तुम अपने कपड़ों को देखकर रो क्यों रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था इस मिट्टी के घर में काम करने से, यहाँ रहने से मेरे डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे। ऊपर से तो मैंने इन्हें रगड़ रगड़ कर साफ किया जिस वजह से इनका सारा डिजाइन खराब हो गया और नीचे से ऐसे बदतमीज मिट्टी चिपकी जो मेरे कपड़े से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। आप गरीब के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा सको। यहाँ पूजा रो रही होती है और वहीं ये सारा सीन सास और जेठानी कमरे के बाहर खड़ी देखती हैं और पूजा को परेशान देख दोनों सास बहू पूजा की गैर मौजूदगी में उसके सभी कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए दे देती हैं। पूजा इतनी दुखी थी कि उसने अपने कपड़े 2 दिन तक बाहर नहीं निकाले और 2 दिन बाद जब ड्राई क्लीन वाला कपड़े लेकर आता है तो पूजा देखती है कि आशा और काजल ने अपने सारे पैसे उस ड्राई क्लीनर वाले को दे दिए। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है। मैं उनके साथ कभी अच्छे से पेश नहीं आती, घर के काम भी मन से नहीं करती, इन लोगों के साथ कितनी बदतमीजी करती हूँ, फिर भी ये सब मेरी कितनी फिक्र करते हैं। पूजा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े ड्राई क्लीन करवा दिए हैं, अभी मत पहनना, जब तुम अपने मायके जाओ या घूमने जाओ तब पहनना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूट बनाए हैं और साड़ी लेकर आई हूँ, तुम उन्हें पहन लेना, या मिट्टी है ना, गंदे हो जाते हैं तुम्हारे कपड़े। इस बार पूजा काजल की ड्रेस को ना तो मना कर पाती है और ना ही फेंक पाती है। वो चुपचाप कमरे में जाकर काजल की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और बाहर आती है और ये देख सब खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश में पूजा के पिता उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। चटाई बिछाकर सास और जेठानी उन्हें बिठाती है और खुद भी बैठती है। अपने पिता को देख पूजा डर जाती है और जब वो बाहर से अपने पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो अपनी सास और जेठानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है। भाई साहब, आपसे किसने कहा कि आपकी बेटी बदतमीज है? इतने बड़े फैशन डिजाइनर की लड़की हमारे इस झोपड़पट्टी में रह रही है, मिट्टी के घर में, हमारा मिट्टी का बाहर रखा चूल्हे पर इस बारिश में वो खाना बना रही है। वो कैसे काम करती है वो मैं ही जानती हूँ, उसने तो हमारे घर को जोड़ रखा है। और मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ पूजा जैसी देवरानी पाकर। डिजाइनर कपड़े होने के बाद भी वो मेरे बनाए हुए कपड़े पहनती है। तभी पूजा चाय लेकर आगे बढ़ती है और पापा के आगे चाय नाश्ता रख कर कहती है, पापा चाय। मैं जानता था तू सुधर जाएगी। तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुझे तेरा क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस और डिजाइनर कपड़े देने आया हूँ। अब मैंने सोच लिया है, हर महीने में तुझे 2 डिजाइनर कपड़े और जरूरत की सारी चीजें दूंगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिजाइनर कपड़ों का भी शौक नहीं है। मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिल गया कि किसी और चीज की अब चाह ही नहीं है। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा डिजाइनर लहंगा था उससे भी अच्छा आप मेरी नंद के लिए लहंगा डिजाइन करें। उसका सपना है कि वो अपनी शादी में डिजाइनर लहंगा पहने। भाभी, उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपको मेरी बात अब तक याद है? एक बार अपनी ड्रेस ना देकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं अपनी इकलौती नंद का ये सपना पूरा करना चाहती हूँ और आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो शुरू में आकर आप लोगों के साथ बदतमीजी की, पर अब मैं बिल्कुल वैसी बन के रहूंगी जैसा आप लोग चाहते हैं। उस दिन से पूजा अपने परिवार के साथ उनकी तरह रहने लगती है। 4 महीने बाद कविता का फोन आता है। बेटा, तूने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि तुम एडजस्ट हो चुकी हो, अब तू देखना कैसे मैं तेरा तलाक करवाती हूँ और तुझे एक अच्छे घर में भेजती हूँ। माँ, अपनी बेटी का घर तोड़ना बंद करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर पूजा अपनी माँ का फोन रख देती है और अपने गरीब परिवार के साथ उन्हीं की तरह से रहने लगती है।